Hello everyone out there in the world of the internet. I am Nazma Ram, your English educator from 360 Degree Regyan, and today we are going to discuss about another interesting topic of noun, that is noun case. In order to understand this grammatical concept, we will be following the same process as we have been doing in the previous ones, and that is through examples and then connecting them to the rules, which makes it quite easier to get to know the fundamentals. But for that, you need to keep connected with me till the end of the lesson. So without any further delay, let's get into the class. जब भी हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, तो उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिससे कि वो सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस बनता है। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल हमारा होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। और यहाँ पे मैंने कुछ सिंटैक्स के पैटर्न्स लिखे हैं। हमारा जो बेसिक सिंटैक्टिक पैटर्न है वो ये कहता है कि हम एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ या फिर फर्दर उसके साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ के हम एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारा बेसिक पैटर्न है एक सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन का। आइए हम इन्हीं सारे पैटर्न्स को इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और फिर इनको कनेक्ट करेंगे नाउन के केस के लिए, ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। हम एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि राम हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लेज हो गया वर्ब। उसी तरह से हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट को भी फर्दर ऐड करते हैं तो भी हमारा वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो राम हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल। ठीक है। उसी तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ भी अगर एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज द सब्जेक्ट, place is the verb here, in is the preposition and playground is the noun, that is an object। ठीक है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रपोजिशन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है क्योंकि ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, जूही गेव रवि अ बुक। तो यहाँ पे जूही हमारा हो गया एक सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब जो कि एक्शन वर्ड है, रवि हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये बुक क्या है? ये बुक भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। ठीक है। जूही एक नाउन है, रवि और बुक तीनों ही हमारे एक एक नाउन्स हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग थिंग होता है हमारा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा बुक है। ठीक है। और जो लिविंग थिंग है वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि रवि है। ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन क्या बना, पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा और एक पैटर्न सेंटेंस फॉर्मेशन का। उसी तरह से हम कुछ सेंटेंसेस को सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी एक मीनिंगफुल सेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है जूही जो कि एक सब्जेक्ट है, इज जो कि एक वर्ब है, और कैप्टन यहाँ पे नाउन है। तो ये जो कैप्टन है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि जूही इज द कैप्टन। जूही और कैप्टन दोनों वन एंड द सेम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो डिफरेंट नाउन होता है। जैसे कि जूही यहाँ पे एक नाउन है और रवि यहाँ पे एक और नाउन है जो कि डिफरेंट नाउन्स हैं। ठीक है। वैसे ही राम और फुटबॉल ये दोनों अलग अलग नाउन्स हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जूही सब्जेक्ट है, रवि ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जूही और कैप्टन एक सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर भी ये वर्ब के बाद आया हो तो उस केस में ये क्योंकि सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे पास नाउन के रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, हम उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। बाकी एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनका नाउन से अभी इस टॉपिक में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये हो गया कैप्टन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं पूरक को।
ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूरक, जो कि सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है या कंप्लीट करता है। अगर मैं इसको बोलूं जूही इज, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस मीन करता है? नहीं, इसको कंप्लीट करेगा द कैप्टन, जूही इज द कैप्टन, और कैप्टन क्योंकि सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से देखते हैं एक और सेंटेंस, प्रिंसिपल मेड जूही कैप्टन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया वर्ब, और जूही, क्योंकि प्रिंसिपल और जूही अलग अलग नाउन्स हैं तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और ये कैप्टन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रिंसिपल मेड जूही कैप्टन मीन्स प्रिंसिपल ने जूही को कैप्टन बनाया। दैट मीन्स कि द कैप्टन इज नन अदर देन जूही, जूही ही वो कैप्टन है। ठीक है, तो क्योंकि जूही एक ऑब्जेक्ट है और ये कैप्टन जूही के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट किया, सो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इसने सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट किया, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आप देखिए, नाउन जब अदर पार्ट्स में सेंटेंस के पोजीशन होता है तब हम उसको डिफरेंट नेम से जानते हैं। राम जो नाउन है वो जब फ्रंट पार्ट में यूज हुआ है वो सब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल जो कि एक नाउन है वो वर्ब के बाद आया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन के बाद आया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारा जो लिविंग थिंग है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग नाउन है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक नाउन जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे जूही जो कि एक नाउन है या फिर कैप्टन जो कि एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जब हम एक नाउन के पोजीशन को एक सेंटेंस में बताते हैं उसी को हम कहते हैं नाउन केस। ठीक है, सो नाउन केस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन का पोजीशन क्या है उसी को हम कहते हैं नाउन केस। और इन पोजीशन को लेके देखिए, नाउन एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हमारे पास यूज हो रहा है, तो उसी को लेके हमारे ये सारे केसेस बनते हैं। और हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ नाउन केसेस होते हैं। तो आइए अब इसी एग्जांपल्स के थ्रू हम अब नाउन के केस को समझते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो तब ये एक सब्जेक्टिव केस है। वो नाउन जो है वो बिफोर वर्ब आया हो, उसका पोजीशन बिफोर वर्ब हो, और ये क्वेश्चन करता हो हु या व्हाट को। अगर एक नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, और वो नेमिंग वर्ड या तो लिविंग थिंग होगा या तो नॉन लिविंग थिंग होगा। अगर वो लिविंग थिंग है तो उसके साथ हम हु का क्वेश्चन पुट करेंगे, और अगर वो एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ व्हाट का क्वेश्चन पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन जो कि एक सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, और ये बिफोर वर्ब आया है, और वर्ब हो गया हमारा प्लेस। तो ये जो राम है उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे हु प्लेस, राम प्लेस। तो ये जो राम हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि कहता है कि नाउन जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ हो तब भी वो एक सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जूही इज द कैप्टन, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, जिसको यहाँ पे मैं सब केस लिख देती हूँ। अब यहाँ पे जूही इज द कैप्टन जो है, जूही सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है, और कैप्टन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। और इसको एक और नेम से हम समझ सकते हैं, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। अब ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव क्यों कहलाता है आइए समझते हैं। जूही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और ईद से लेके कैप्टन तक ये हमारा कहलाता है प्रेडिकेट, ठीक है। वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक, टिल द फुल स्टॉप, हम उसको कहेंगे प्रेडिकेट। ये सिर्फ इस सेंटेंस में नहीं, सारे ही सेंटेंसेस में वैसे ही कहते हैं। राम हो गया सब्जेक्ट और प्लेस हो गया प्रेडिकेट। राम हो गया सब्जेक्ट, प्लेस फुटबॉल इज द प्रेडिकेट। राम इज द सब्जेक्ट एंड प्लेस इन द प्लेग्राउंड इज द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो वर्ब से लेके टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कहलाता है।
तो यहाँ पे ये जो जूही है ये हमारा प्योर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इसको सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहा। लेकिन यहाँ पे ये जो कैप्टन है ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है और ये सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहेंगे। नॉमिनेटिव जो कि सब्जेक्टिव का ही एक अदर नेम है, ठीक है। तो आप इसको प्रेडिकेट सब्जेक्टिव से याद रखें या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव से याद रखें, दोनों का मीनिंग ही सेम है। और उसी तरह से आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन मतलब होता है प्लेसिंग नियर। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, मिसेस दास द टीचर सेंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो मिसेस दास है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? वर्ब आता है। लेकिन हमारा जो वर्ब है यहाँ पे ये सेंग यहाँ पे है, उसके पहले हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है द टीचर। तो मिसेस दास द टीचर ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये ऑब्वियसली मिसेस दास को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके साथ ही हमने प्लेसिंग नियर दिस, द टीचर इज प्लेस्ड नियर मिसेस दास, दैट मीन्स कि इट इज इंडिकेटिंग मिसेस दास। तो ये हमारा कहलाता है नाउन इन अपोजिशन, इसी को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो जिस तरह से यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट को इंडिकेट करता था, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस कहलाया, उसी तरह से यहाँ पे ये जो नाउन इन अपोजिशन है जो जस्ट नाउन के साथ लिखा हुआ है और नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसको भी हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा एक सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट, एक नाउन एक सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है तो भी हमारा वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा। अगर वो एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि प्रेडिकेट का पार्ट है तो भी हम उसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस या तो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव केस कहेंगे। या फिर अगर एक नाउन जो है वो अपोजिशन में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब भी हम उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ये हो गई सब्जेक्टिव की बात। अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव केस पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस जिसको कि हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जब नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ये या तो वर्ब के बाद आ सकता है या तो आफ्टर प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करेंगे व्हाट और whom का। अगर वो एक नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसके लिए व्हाट यूज करेंगे और अगर वो एक लिविंग बीइंग है तो उसके लिए whom का यूज करेंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया राम हमारा सब्जेक्टिव केस है जो कि एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, प्लेज हमारा वर्ब है और ये फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? क्योंकि ये डायरेक्टली वर्ब के बाद आया है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और इसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसको कहते हैं? प्रेपोजिशन भी हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है और उसके बारे में भी आगे हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन प्रेपोजिशन क्या है देखिए, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, टू, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस कहलाते हैं, ठीक है। और इन जो है उसी का एक पार्ट है प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखा हुआ है और सेंटेंस कह रहा है राम प्लेस इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही कहेंगे। It doesn't matter whether it comes after verb or it comes after preposition, it would be objective case only, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि नाउन जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह रोल प्ले कर रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे ये नाउन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था तो ये सब्जेक्टिव केस कहलाया, उसी तरह से जब नाउन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह रोल प्ले करेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल मेड जूही कैप्टन, ठीक है। तो ये जूही जो है ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये जूही भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये कैप्टन भी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया सब्जेक्टिव केस क्योंकि ये नाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। जूही ऑब्जेक्ट है इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस और कैप्टन ऑब्जेक्ट के मीनिंग को फुलफिल कर रहा है इसीलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि कहता है नाउन इन अपोजिशन जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये मिसेस दास जो है एक सब्जेक्ट है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ये यूज हुआ है और उसके बाद हमारा वर्ब आया है। तो वर्ब के पहले जो वर्ड है, ठीक है, जो डूअर ऑफ द
एक्शन है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, और वर्ब क्या है, वाज संग बाय मिसेस दास द टीचर। ठीक है, तो देखिए मिसेस दास द टीचर सेंग ए सॉन्ग मैंने कहा, या फिर मैंने कहा अ सॉन्ग वाज संग बाय मिसेस दास द टीचर। दोनों ही सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, और इसके बारे में भी आगे हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जब पैसिव वॉइस हम किसको कहते हैं, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को एक्सचेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप देखिए जब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को चेंज किया, ठीक है, अ सॉन्ग, यहाँ पे भी अ सॉन्ग है और ये अ सॉन्ग है, मिसेस दास द टीचर है और यहाँ पे भी मिसेस दास द टीचर है। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट केस में हो चाहे ऑब्जेक्ट केस में हो, वो अपना फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। तो अब समझते हैं कि अ सॉन्ग यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट है ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे वाज संग हो गया हमारा वर्ब, और यहाँ पे मिसेस दास जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके पहले देखिए वाई हमारा प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो ये चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, इट डजंट मैटर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस ही कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो द टीचर है अब किसको इंडिकेट कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, मिसेस दास को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ये द टीचर भी हमारा अब ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे जूही और कैप्टन दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, उसी तरह से यहाँ पे मिसेस दास और द टीचर हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि कहता है हमारा डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। ठीक है, डेटिव केस क्या है, जब एक नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब हम उसको कहेंगे डेटिव केस, और वो आफ्टर वर्ब इसका पोजीशन होगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन करेगा हुम को, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग है। मैंने यहाँ पे कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम WH वर्ड हुम का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर नाउन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्यूजेटिव केस, और ये आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये आफ्टर वर्ब आता है और वर्ब के बाद हमारा आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि है हमारा जूही गेव रवि अ बुक। तो ये जो हमारा नाउन है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हमारा हो गया डेटिव केस, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारा हो गया एक्यूजेटिव केस। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस को तो ऑलरेडी हमने एक्यूजेटिव कहा, तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ पे एक्यूजेटिव क्यों? देखिए, जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि राम प्लेस फुटबॉल, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस कहते हैं। लेकिन जब एक सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों और उनके केस को नेम करने के लिए कहा गया हो, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक आउट करेंगे जो कि एक नॉन लिविंग थिंग होगा और वो एक्यूजेटिव केस होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक आउट करेंगे जो कि एक लिविंग थिंग होगा और वो डेटिव केस कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा पजेसिव और जेनेटिव केस। पजेसिव केस क्या है? नाउन दैट शोज पोजीशन। ठीक है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि पजेसिव नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनको हम किस तरह से सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन को किस तरह से अपोस्ट्रोफी एस के थ्रू लिख के पजेसिव नाउन में कन्वर्ट करते हैं। हम उसको अपोस्ट्रोफी एस दे के लिखे या फिर सिंपली एक अपोस्ट्रोफी डाले, उसके बारे में मैंने क्लियरली लास्ट क्लास में बताया है। तो आप इस पजेसिव केस को तभी समझ पाएंगे जब पजेसिव नाउन को समझेंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद ये पजेसिव केस को समझे तो आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नाउन जब वो पोजीशन को शो करता हो तब हम उसको कहेंगे पजेसिव केस, और इसका एक और नेम है जेनेटिव केस। ये क्वेश्चन करेगा हमारा हुज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज राम्स बुक। ठीक है, तो ये जो राम्स है ये हमारा क्या पोजीशन को शो कर रहा है, हुज बुक, राम्स बुक, और यही जो पोजीशन को शो कर रहा है इसी को हम कहेंगे पजेसिव केस। और ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, हम बोल सकते हैं राम्स बुक इज टॉर्न या फिर दिस इज राम्स बुक। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, जब ये अपोस्ट्रोफी एस है तब हम इसको पजेसिव केस कहेंगे।
उसी तरह से नाउन इन अ पोजीशन में अगर पोजीशन शो हो रहा है तब भी हम उसको पजेसिव केस कहेंगे। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट पेंटिंग? तो यहाँ पे गांगुली जो है यहाँ पे एक पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये एक पेंटिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और वो पेंटिंग किसका है? दी आर्टिस्ट पेंटिंग। तो ये जो आर्टिस्ट है ये हमें शो कर रहा है पोजीशन, इसीलिए ये भी हमारा पजेसिव केस यहाँ पे होगा। पोजीशन हमने किसको समझा? जब पोजीशन को शो कर रहा हो, और अपोजिशन में अगर पोजीशन को शो कर रहा हो तब भी हम उसको पजेसिव केस कहेंगे। अब एक लास्ट केस हमारा रह जाता है जो कि है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस हम किसको कहते हैं? देखिए, वोकेटिव वर्ड जो है वो वोको वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टू कॉल अपन और टू समन और टू एड्रेस डायरेक्टली। जब हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने जब वीडियो की शुरुआत की तब मैंने कहा हेलो एवरीवन, तो वहां पे मैंने आपको डायरेक्टली एड्रेस किया। या फिर कोई स्टेज पे खड़ा है, स्पीच दे रहा है, तो वो कह रहा है वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन है वो एट द फ्रंट हैं और उनको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं वोकेटिव केस। ये आपको सब्जेक्टिव केस के जैसा दिखेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस नहीं है और ये सेपरेट होता है कोमा से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज डोंट गो देयर, ठीक है। तो ये जो बॉयज है हमारा, इनको मैंने डायरेक्टली एड्रेस किया, वो मेरे सामने है, सो मैंने कहा बॉयज डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। सो ये जो डोंट गो देयर है ये हमारा एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है, और वोकेटिव केस जनरली जो है इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? जो सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होता हो उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कम इन, गेट आउट, माइंड योर ओन बिजनेस, कम हियर, क्लोज द डोर, ये सारे वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं और इसी टाइप के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा नाउन केस कंप्लीट होता है। आई होप मैंने सारे ही पॉइंट्स को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है और आपने बहुत ही इजीली इसको अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड, कीप स्टडिंग एंड एंजॉय लर्निंग। गुड बाय।